अगर जज साहिबान ये भूल जाए कि कि आप भी वकील थे और उसके बाद 62 या 65 के बाद आपको इसी बार में आना है, तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसे जजों को शायद माफ नहीं किया जाएगा। सुरेंद्र गाडलिंग हो, उमर खालिद हो या कोई भी हो, कितने साल जेल रखो, चार्जेस फ्रेम नहीं होते हैं, ट्रायल चलेगा नहीं, और सबको पता है कि अगर आप वो चार्जशीट्स पढ़े और कोई नॉवेल पढ़े, उसमें ज्यादा कुछ अंतर है नहीं, पर चलाया जाएगा, प्रोसेस चलाया जाएगा, और फिर जैसे गौतम ने कहा वटाली रटाया जाएगा। तो ये ना इंसाफ है, ना देश के लिए अच्छा है। हमारे एक मित्र है जो सीनियर एडवोकेट है और काफी नामी वकील है, मिस्टर RS चीमा। उन्होंने तो कई पंजाब में कह दिया था कि शायद अंग्रेजों की हुकूमत में बेल मिलने की ज्यादा चांस थी। इस देश में जितना जनता डरी हुई है, मेरे ख्याल से शासक भी डरे हुए हैं और एग्जीक्यूटिव भी डरी हुई है। शासकों का यह कहना है या सोचना है कि पहले श्रीलंका में हुआ, फिर नेपाल में हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ, पता नहीं कब कहां यहां हो जाए। दोस्तों, गौतम साहिबा, ये सब सुनते हुए मुझे कुछ याद आता है। 2017 के करीब था, और जब मैं एक जर्नलिस्ट सीमा चिश्ती को हुमायूंस टूम दिखाने ले जा रहा था, तब सामने निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन पड़ता है, और सीमा ने अपने बेटे को कहा, ये देखो, ये निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में ना इमरजेंसी के वक्त आपके डैडी को अंदर कर दिया था। वो एक छोटा सा जो किस्सा है मेरे सर में रह, मैं वापस ऑफिस में गया और मेरे जूनियर्स से पूछा, ये समझो कि कल मैं अंदर हूं उसी पुलिस स्टेशन में, और आप रिट पिटीशन फाइल करते हो सुप्रीम कोर्ट में। अब बताओ कौन से कोर्ट रूम से हमें बेल मिलेगा? और उस वक्त वो 2017 था, और तभी हमने सोचा था कि शायद कोर्ट नंबर 4 या 5 से शायद मिल जाए। आज अगर वही सवाल मैं वही जूनियर से पूछूं, तो मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि कौन से कोर्ट रूम से मिलेगा। और ये क्यों है? ये इसलिए है कि जैसे जैसे दबाव चलता आ रहा है, हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस अपने आप में खोखले होते जा रहे हैं। प्रोफेसर साहिबा ने अपने क्लासमेट के बारे में कहा, वो हमारे लॉ प्रोफेसर भी रह चुके हैं, हमने उन्हीं से लॉ सीखा। जो सिखाने में और जो ऑर्डर देने में बहुत कुछ फर्क होता है। और जो वहां बैठे हैं, बहुत सारे जज मेरे उम्र के हैं, मेरे दोस्त रह चुके हैं, हमारे साथ प्रैक्टिस कर चुके हैं, और वो उस पार है, हम इस पार है। मैं हमेशा सोचता हूं कि क्या अगर मैं उस साइड जाता, एक आध बार मौके भी थे, तो क्या मैं भी वही बन जाता? और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जज अपने को
स्टेट मशीनरी का एक हिस्सा मानते हैं और ये नहीं पूछते हैं कि उस मशीनरी का क्या हिस्सा है। मेरे ख्याल में जजों का काम होता है उस मशीन या उस गाड़ी के ब्रेक बनना। अगर गाड़ी बेकाबू हो रही है, कहीं गलत रास्ते पे जा रही है, तो उन्हें ब्रेक लगाना पूछने का अधिकार है उन्हें। पर आजकल के जज, जैसे कईयों ने कहा कि मैनेजरियल है या ये है, वो ब्रेक नहीं एक्सीलरेटर बन जाते हैं। और वो एक्सीलरेटर उनके एक्सीलरेटर बनने के साथ साथ एग्जीक्यूटिव और भी हावी हो जाता है। आज अगर मैं ये देश को देखूं, इस देश में जितना जनता डरी हुई है, मेरे ख्याल से शासक भी डरे हुए हैं और एग्जीक्यूटिव भी डरी हुई है। शासकों का यह कहना है या सोचना है कि पहले श्रीलंका में हुआ, फिर नेपाल में हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ, पता नहीं कब कहां यहां हो जाए। और उसी के कारण चलते हुए अगर कोई भी डिसेंट हो, कोई भी प्रोटेस्ट हो, तो एकदम से सारे सेक्शन निकालो, फेंक डालो, फिर बाद में देखते हैं आगे कोर्ट्स क्या करते हैं। और अगर कोर्ट्स उस वक्त सवाल नहीं पूछते हैं और कह देते हैं अरे हमें तो 60 और केस देखने हैं, इस केस में तो टाइम लगेगा, इस केस में फलाना जनरल नहीं है, फलाना जनरल आएंगे तभी बहस होगी, तो कोर्ट अपना जो ब्रेक का काम छोड़कर एक्सेलरेटर बन जाता है, एक एक्सेलरेटर ऑफ इनजस्टिस बन जाता है। हमारे एक मित्र है जो सीनियर एडवोकेट है और काफी नामी वकील है, मिस्टर RS चीमा। उन्होंने तो कई पंजाब में कह दिया था कि शायद अंग्रेजों की हुकूमत में बेल मिलने की ज्यादा चांस थी। और हम किताबों में पढ़ते आए हैं कि जब गांधी जी को सजा सुनाना था अहमदाबाद में मैजिस्ट्रेट ने पहले उनके और झुककर फिर बाद में सजा सुनाया और कहा भी कि अगर किसी शासन को लगे कि आपको किसी तरह छोड़ा जाए तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी और को नहीं होगी। आज वो एक फंडामेंटल सेंस ऑफ फेयरनेस जो है वो हमारी जुडिशियल मशीनरी से खो गई है। आखिर सुरेंद्र गाडलिंग हो, उमर खालिद हो या कोई भी हो, कितने साल जेल रखो, चार्जेस फ्रेम नहीं होते हैं, ट्रायल चलेगा नहीं, और सबको पता है कि अगर आप वो चार्जशीट्स पढ़े और कोई नॉवेल पढ़े, उसमें ज्यादा कुछ अंतर है नहीं, पर चलाया जाएगा, प्रोसेस चलाया जाएगा और फिर जैसे गौतम ने कहा वटाली रटाया जाएगा। तो ये ना इंसाफ है ना देश के लिए अच्छा है। और जैसे प्रोफेसर साहिबा ने कहा कि हम सब तो जो कहना था कह रहे हैं, सड़कों पे जहां निकल रहे हैं, पर कुछ दिन आ जाएंगे, कुछ दिन और सही ये सह लेंगे, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज और, फैज साहब ने कह दिया था। पर इसके बाद क्या, अगर ये बादल छटे। मेन प्रॉब्लम यही है मेरे ख्याल से कि हमारा देश आजाद हुआ, हमारे लोग कभी स्वतंत्र नहीं बने, इसलिए क्योंकि जो पुलिस स्टेट जो पहले था अंग्रेजों के साथ,
उसी हुकूमत से हम भी चला रहे हैं हुकूमत। कन्हैया ने कहीं वो जेएनयू के वक्त सही कहा था कि भारत में आजादी ये इस वक्त क्या जंग है। और गाडलिंग साहब के बेटे गौतम, बहुत सारे लोग मेरे जहन में तो वही वो जो जस्टिस कृष्णा अय्यर की फ्रेज है, मार्टर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसी कैटेगरी में एक दिन लिखा जाएगा। आजकल प्रोफेसर साहिबा ने कहा कि ये इंटरनेशनल भी है, इंटरनेशनल कैपिटल का जो काम चल रहा है उसी के तहत सभी पे एक दमन आ रहा है। वो अपनी जगह है, पर जहां जहां जुल्म हो रहा है, जहां जहां इंसाफ नहीं मिल रहा है, वहां वहां हम सब खड़े रहेंगे। और एक बात, मैं आखिरी बात जो कहना चाहता हूं, आखिर जज साहब कौन है? जज साहब तो सिर्फ वकील हैं जो उस पार गए हैं कुछ वक्त तक। आज के जजों को मैं यही कहना चाहता हूं कि आप आपके सरहद पार के जजों को देखिएगा। सरहद पार के जज बहुत एक ही बिरादरी से निकले थे 1947 में, और 1947 के बाद वहां के जजों का पहले प्रेशर आ गया था। वहां के जज, वहां जस्टिस मुनीर थे जो बहुत ही नामी जज थे। फिर जब मिलिट्री आ गई तो उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी निकाल दिया था। फिर कई और जजों ने, जुल्फिकार अली भुट्टो को भी फांसी दे दी थी। वहां के जज, वहां के हुक्मरान को जी हजूरी करते 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 चले गए। और फिर एक दिन जब वहां के मिलिट्री डिक्टेटर ने वहां के चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी को कह दिया था कि साहब आप चलिए, आपका टाइम हो गया है, तब वहीं के वकील उठ के सड़क पे आके उन्होंने इफ्तिकार चौधरी को वापस बहाल किया और मुशर्रफ को जाना पड़ा। अगर जज साहिबान ये भूल जाए कि आप भी वकील थे, और उसके बाद 62 या 65 के बाद आपको इसी बार में आना है, तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसे जजों को शायद माफ नहीं किया जाएगा। एक हमारे एक बड़े ही मशहूर एक जमाने के वकील थे आर.के. गर्ग साहब, हमारे एक मित्र है जो खुद बाद में जज बने, रोहिंटन नरिमन साहब। उनका हमेशा एक इमिटेशन था आर.के. गर्ग साहब का, जो जज साहबों को उस जमाने के इमरजेंसी के बाद के जजों को कहते थे, एंड योर लॉर्डशिप्स हेल्ड शो इन एडीएम जबलपुर, एंड एवर thereafter your lordships could not show your face in public again. आज के जज साहबों को यही देखना है कि जब इतिहास के पन्ने लिखे जाएंगे तो फिर कोई आर.के. गर्ग कुछ न कह बैठे। शुक्रिया।